मेरा नाम सीमा है। मैं एक अच्छी फैमिली से संबंध रखती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे माँ-बाप के अलावा मेरे 3 बहन-भाई भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। वे मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते। मैं जो ख्वाहिश करती हूँ उसे पूरी किए बगैर चैन से नहीं बैठते थे। वे ज़ुबान पर शब्द बाद में आते और ख्वाहिश पहले ही पूरी हो जाया करती थी। कुछ समय पहले मेरी माँ का कैंसर की वजह से निधन हो गया। फिर बाबा ने बड़े भाई की शादी कर दी। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। वे मेरा बहुत ख़्याल रखा करती थी। मेरे भाई की शादी को 1 साल हो गया था और इस 1 साल में उसने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और मेरे भाई ने मेरी शादी की ज़िम्मेदारी भी उसी के सर कर दी। उसने मेरा रिश्ता ढूँढना शुरू कर दिया। उन दिनों मेरे पेपर हो चुके थे, इसलिए मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकल जाया करती। यूं ही एक दिन हम सब एक होटल में बैठकर लंच कर रही थी, जब अचानक वेटर ने फूलों का एक गुलदस्ता मेरी टेबल पर रख दिया और कहा कि किसी ने ये मेरे लिए भेजे हैं। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरे लिए कौन भेज सकता है। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद अक्सर ऐसा ही होने लगा। मुझे रोज़ाना फूल मिलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी उन फूलों की आदत हो गई। मैं देखना चाहती थी कि वह कौन है जो मुझे फूल देता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी कि मैंने देखा कि एक आदमी जिसने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, मेरे कमरे की खिड़की के अंदर फूल फेंक कर चला गया। मैं भाग कर नीचे गई मगर तब तक वह आदमी जा चुका था। उसी शाम को भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मगर मैं तो उस फूल भेजने वाले व्यक्ति को जानती भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में यही था। खैर बात ये थी कि जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसको भी पता चल गया था, क्योंकि वह फूल नहीं भेजा करता था। शुरू-शुरू में मैं उदास रही, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों में लगा दिया। बहुत जल्द मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। हमारा घराना काफ़ी आज़ाद ख़याल था, इसलिए शादी से पहले कई बार मेरा आमना-सामना अनिल से हुआ, मगर मैंने हर बार यही नोटिस किया कि वे काफ़ी गंभीर रहने वाला इंसान है, इतना घुल-मिल कर बात नहीं करता। मैंने भाभी से बात की तो कहने लगी, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? शादी से पहले सारे मर्द ऐसे ही रूखे-फीके होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाते हैं। तुम्हारे भाई भी शुरू के दिनों में ऐसे ही थे, मगर अब देख लो कैसे मेरे आगे पीछे फिरते हैं। भाभी की बातों से मेरी काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई और मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मेरी शादी अनिल से हो गई। वह बहुत ही अच्छा था। इनके घर में मेरी सास, ननंद और हम दोनों रहा करते थे। शादी के शुरुआती दिन चल रहे थे, सब अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन मुझे कुछ हरकतें अनिल की बहुत ही अजीब लग रही थी। वह बहुत तेज़ परफ्यूम लगाता था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि नई-नई शादी थी तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। शादी की रात भी मैं तैयार होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी। जब वह दूल्हा बनकर कमरे में दाखिल हुआ, तो मैं इतना हैंडसम व्यक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने मुझे अभी मुँह दिखाई दी ही थी कि मेरी आँखें नींद से बोझल होने लगीं और मैं वैसे ही वहीं सो गई। सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अनिल ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे इसकी आदत बहुत ही अच्छी लगी कि वे एक एहसास रखने वाला है। अगला दिन भी बहुत थका देने वाला था। 5 घंटे लगातार बैठ-बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई थी, इसलिए कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर आँख लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि अनिल नाराज़ होंगे। अगर वह नाराज़ था भी तो उसने मुझे महसूस नहीं करवाया। वह नॉर्मल ही मुझसे बात करता रहा। कुछ दिन बाद जब अनिल काम से घर वापस आया, तो उसने इतनी तेज़ परफ्यूम लगा रखी थी, मेरी नाक को चुभने लगी और मैं नींद में जाने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। रात के आखिरी पहर मैंने डरावना ख्वाब देखा, तो डर के मारे मेरी आँख खुल गई। तुरंत अनिल को आवाज़ दी तो मैं हैरान रह गई। मेरी आँखें फट गई। दूसरी तरफ देखा तो अनिल गायब था। मैं परेशानी से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन अनिल का कोई अता पता नहीं था। बाथरूम में भी गई, चेक किया, लेकिन वह वहाँ पे भी नहीं था। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मैंने डरते हुए गुजारी। सुबह को नाश्ते की टेबल पर अनिल को देखकर झटका लगा। मैंने पूछा कि कहाँ थे आप? तो कहने लगा, तुम तो बहुत जल्दी सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सारी रात आंगन में टहलता रहा। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हुई कि पत्नी का काम पति को खुश रखना है।
और मैं रोज़ 9 बजे ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी थी। अपने घर में तो मैं 2 या 3 बजे तक जागा करती थी। यहाँ पता नहीं क्यों अनिल के घर आते ही मुझे नींद के झोंके आने लगे थे। मुझे अनिल के चेहरे पर नाराज़गी तो नज़र ना आई, मगर मैं उनका तंज समझ गई थी। मैंने दोपहर में सोकर नींद पूरी कर ली ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। तैयार होकर मैंने अनिल का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो ऑफिस से आया, मैंने उनके हाथ से बैग लिया और खुद मुस्कुरा कर उसको देखने लगी। ये था कि वे मेरी तारीफ़ करेगा कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मगर शायद उसने मुझे देखा तक नहीं था, इसलिए मैं उसके पास चली गई। मगर ये क्या, उसके परफ्यूम से मुझे छींकें आना शुरू हो गई। अनिल ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज़ कि कुछ ही मिनटों में मेरा सर चकराने लग गया और मैं फिर नींद में चली गई। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो सर भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। मेरे हाथों और पैरों पर सूजन पड़ी हुई थी। मैं समझ न पाई कि मामला क्या था। अनिल भी कमरे में मौजूद नहीं था। नाश्ते की टेबल पर सांस ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है। मैं घबरा गई और कहने लगी कि पता नहीं सूजन हो गई है। मेरी सास कहने लगी कि अपने हाथ और पाँव पर कोई क्रीम वगैरह लगाओ ताकि ये सूजन खत्म हो जाए। अच्छी पत्नियां पतियों के लिए खूबसूरत लगती हैं, अपनी खूबसूरती में फ़र्क नहीं आने देना, पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद अनिल बाहर से आता नजर आया। मैं समझ गई कि मेरे सोने के बाद बेचारा आंगन में चला गया होगा। मेरी सास अच्छी औरत थी, अक्सर मुझे समझाती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और मुझे अनिल के धूप छाँव जैसे मिजाज की समझ नहीं आ रही थी। कभी वे मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाया करते और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करते थे जैसे मुझे जानते ही ना हो। यूं ही रविवार का एक दिन था जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक अनिल कमरे में दाखिल हुआ। मुझे कुछ अजीब सा लगा। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। मैं खामोशी से बैठी उसे देखने लगी। वह तैयार सैयार होकर कहीं चला गया और मुझे बताना भी पसंद नहीं किया कि कहाँ जा रहा हूँ। मैंने पूछने की कोशिश की तो झिंझोड़ कर कह दिया कि तुम्हें क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। कुछ ही देर बाद सास ने मुझसे पूछा कि अनिल कहाँ हैं, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को नहीं बताया और खामोश ही रही। मेरी शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वैसे भी ज़्यादातर वह मुझसे नाराज़ ही रहता था। एक दिन मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं नहीं सोऊंगी, मगर फिर भी अनिल के आते ही उसकी तेज़ रफ्तार परफ्यूम की वजह से मुझे नींद आ गई। मैंने अनिल से अगले दिन कहा कि आप इतनी तेज़ परफ्यूम ना लगाया करें, शायद उसी की वजह से मुझे नींद आ जाती है। मगर मेरी बात सुनकर उसने काफ़ी गुस्सा किया कि तुम अपनी नींद का इल्ज़ाम मेरे परफ्यूम को क्यों दे रही हो। तुम खुद पर हर वक्त सोई रहती हो, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पतिदेव काम से घर आए तो पत्नियां मुस्कुरा कर उसका वेलकम करती हैं और तुम सो जाया करती हो। मैं उसकी बात सुनकर बहुत रोई, लेकिन बावजूद कोशिश की कि उसकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद भी आ जाती थी और सुबह हाथ पाँव भी सूजे होते। मैं खुद को सोने से ना रोक सकती। अब तो मेरी सास को कुछ कुछ अंदाज़ा होने लगा कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उसने भी मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने की बजाय सोई रहती हूँ। मैं कमरे में आकर बहुत रोई। मैंने शुरू से सारे मामले पर गौर किया। यही समझ में आया कि उस परफ्यूम में ही कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं करता। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सारे परफ्यूम सूंघे, मगर जो परफ्यूम अनिल लगाता था वह कहीं नहीं था। इसका मतलब था कि वह बाहर से ही लगा कर आता था। रात को अनिल घर आया तो जब फ्रेश होने बाथरूम में गया तो मैंने चोरी चोरी उसके बैग की तलाशी ली। बैग के अंदर एक परफ्यूम का डिब्बा पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे सूंघ कर खुद पर छिड़क लिया। अचानक ख्याल आया कि इसी परफ्यूम की वजह से ही तो मैं सो जाती हूँ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत ही बातें सुनाता था कि मैं आम पत्नियों की तरह उसका इंतज़ार नहीं करती, बल्कि उसके आते ही सो जाया करती हूँ। मगर जब भी मैं परफ्यूम का जिक्र करती हूँ तो वह गुस्सा हो जाया करता, कहता कि मैंने भी तो ये परफ्यूम लगाई है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। उसके ख्याल से मैं बहाने बनाती थी ताकि उससे दूर रहूं, मगर मैं उसे कैसे समझाती कि मुझे तो खुद भी इस चक्कर की समझ में नहीं आ रही थी कि परफ्यूम से मुझे नींद क्यों आ जाती है।
रोज़ रोज़ इस तरह के ड्रामों से मैं तंग आ गई थी, इसलिए बस एक दफ़ा फ़ैसला कर परफ्यूम वाले राज तक पहुंच सकूं। मैंने अनिल के आने से पहले ही ढेर सारी रुई नाक में डाल ली। अनिल आए तो उसके सामने मैंने नींद आने का बहाना दिया और बेड पर जाकर लेट गई। मैंने थोड़ी सी आंखें खोल कर देखा कि अनिल ने अपने बैग से वही परफ्यूम निकाली और मुझ पर दोबारा ढेर सारी छिड़क दी। मैं तो सकते में रह गई, यानी कि वही चाहता था कि मैं सो जाऊं और इल्ज़ाम मुझे देता रहा कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो शुक्र था कि मैंने नाक में रुई डाल रखी थी और मैं सांस बंद कर लिया था ताकि उस परफ्यूम का असर मुझ पर ना हो। मुझ पर अब परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चला गया। नहाकर वह कमरे से बाहर चला आया। उसके जाने के बाद मैं हैरत से उठ खड़ी हुई कि देखूं तो सही वह कहाँ जाता है। अनिल सारी रात आंगन में किसी से फ़ोन पर बात करता रहा। मैं उलझन का शिकार हो गई कि आखिर ये क्या माजरा है। वे मुझे खुद से क्यों दूर कर रहा था और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाता था। आखिर वैसा क्यों कर रहा था? शायद वह मुझे पसंद नहीं करता था। मैं उसके दिल में जगह बनाना चाहती थी, इसलिए अगले दिन मैंने बाज़ार जाने का फ़ैसला किया ताकि अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं। उसकी सालगिरह नज़दीक थी और मैं उसे बहुत खूबसूरत तोहफ़ा देना चाहती थी। शायद इसी बहाने से उसका दिल मेरी तरफ पिघल जाता। मैं शॉपिंग सेंटर में गिफ्ट खरीद कर निकल रही थी कि सड़क के किनारे मैंने अनिल की कार देखी। मैं हैरान हुई, इस वक्त तो वह ऑफिस में होता है, यहाँ क्या कर रहा है? तो गाड़ी से खूबसूरत सी लड़की अनिल के साथ निकली। वह उस खूबसूरत लड़की के साथ एक होटल में चला गया। मैं उनके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई तो देखा वे दोनों लंच कर रहे थे। मैं गुस्से से खौलती हुई घर वापस आ गई कि मैं इस व्यक्ति की तवज्जो पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रही थी और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है कि इत्तेफाक हो, वह लड़की इसकी कोई सहकर्मी हो। ये सोचकर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दी। मगर कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर एक साथ देखा। एक दिन मैं अपने मायके से वापस आ रही थी कि रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई तो मैंने उन दोनों को देखा। वे दोनों के अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये आदमी मुझे धोखा दे रहा है। मेरे होते हुए किसी और औरत के साथ संबंध है इसके, और मुझे सारी गेम समझ आ रही थी। यकीनन मेरा पति मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर दिन रात को जानबूझकर मुझे सुलाकर इसके पास चला जाता होगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगी। मैं अपना पति हरगिज़ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वह जिस औरत के चक्कर में भी है उन्हें उसके चंगुल से निकाल कर रहूँगी। इन दिनों एक और मुश्किल का भी मुझे सामना करना पड़ा। मेरी सास आए दिन मुझे पूछती कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं सास कैसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन अनिल को कैसे कोई फिक्र ही ना थी। वह अपने कामों में बिजी रहता और तेज परफ्यूम लगाना ना छोड़ता। अब तो मैंने भी जिद में आकर उसे कहना छोड़ दिया था और जानबूझकर उस परफ्यूम की वजह से मैं जल्दी सो जाया करती। सारा दिन भी मेरा उलझन में गुजरता। एक दिन मेरा बहुत बीपी बढ़ गया और मैं बेहोश हो गई। होश में आई तो अस्पताल में थी। मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था, पिछले 2 दिन से तुम यहीं थी। मुझे सुनकर बहुत ही खुशी हुई और हैरत भी, लेकिन नज़र जैसी उस डॉक्टर पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। वह तो वही लड़की थी जिसको दोबारा मैं अपनी पति के साथ देख चुकी थी। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए चली गई। मुझे बात पहले अपने पति का सुनकर हैरत हुई थी, अब समझ में आ गया कि क्यों वह 2 दिन यहाँ रहा था। यकीनन उसी डॉक्टर की वजह से। उस डॉक्टर के करीब रहने का मेरे पति को बहाना जो मिल गया था। वह थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उस पर आ सकता था और यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। मेरी तबीयत ठीक हुई थी तो भैया और भाभी मुझे लेने आ गए कि कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैं उनके साथ अपने घर में चली गई। अपने कमरे में आकर जब मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूल मिले। उन फूलों को देखकर मुझे सब याद आ गया। कोई मुझे चाहता था और दीवानों की तरह फूल भेजा करता था और मैं आज जिसको चाहती थी उसको कोई कदर ही नहीं थी मेरी। अगले दिन भाई मुझे दोबारा अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा चेकअप एक बार फिर करवाना है।
मैं भाई के साथ अभी गैलरी में ही थी कि जब मैंने अनिल को उसी डॉक्टर लड़की के साथ उसके कमरे में जाते देखा। उस लड़की ने गोद में बच्चा भी उठाया हुआ था। ये देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैं बीमार थी और मेरा पति अपने ही चक्करों में था। मैं भागकर गाड़ी में बैठ गई। भाई बेचारा परेशान हुआ कि क्या हो गया है, चेकअप नहीं करवाना। मैंने कहा कि नहीं, फिर कभी, अभी हॉस्पिटल से मुझे दहशत हो रही है। खैर हम घर आ गए। घर आकर सारी रात मैं गुस्से से टहलती रही। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को कहीं गायब कर दूं, ताकि मेरा पति उससे पीछा छुड़वा कर मेरा होकर रह जाए। अगले दिन मैं भाभी को बताकर अस्पताल चली गई। मेरा इरादा था कि उस डॉक्टर को आज अच्छे से बेइज्जत करूंगी। रिसेप्शन से पता किया तो मालूम हुआ कि वे कैफ़े में हैं। मैं वहां पहुंची तो झटका लगा। मैं उसके पास गई तो वे मुस्कुरा कर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी। साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके बोली कि ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा क्यूट सा बेटा है। उसने कुर्सी पर बैठे हुए 2 साल के बच्चे को उठाते हुए कहा, जो मैंने कल उसकी गोद में देखा था। मेरी हैरानी देखकर वह हंस पड़ी और कहने लगी कि हम दोनों की पसंद की शादी है। किसी को लगता ही नहीं कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। मैं इन सब की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं तो समझ रही थी कि वे मेरे पति पर डोरे डाल रही है, मगर वह तो खुद शादीशुदा और एक बच्चे की माँ थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर अनिल के साथ उसका क्या संबंध? वह कहने लगी कि अनिल हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अनिल जैसा पति मिला। उस डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। अनिल तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। यही बात मैंने भी कह दी तो वह बेचैनी से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें हकीकत मालूम नहीं है, जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए, और ये तब ही हो सकता है जब मैं वापस चली जाती। मैं अस्पताल से घर वापस चली गई। मेरी सास और ननंद मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें मना कर दिया कि अनिल को मत बताइएगा कि मैं वापस आ गई हूँ। अनिल को मालूम नहीं था कि मैं घर पर हूँ, इसलिए आज जब वे कमरे में आया तो उसने परफ्यूम नहीं लगाई। मैं देखना चाह रही थी कि आज मैं मुझे सुलाने के लिए क्या तरकीब लगाता है। मुझे कमरे में देखकर घबरा गया। कहने लगा कि तुम कब आई? मैंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आते ही सो जाती हूँ, इसलिए आज मैं आपका शिकवा ख़त्म करने का सोचा है। अनिल की रंगत फीकी हो गई। कहने लगा कि नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कमरे में मौजूद चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। मैंने अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकना शुरू कर दिए। मैंने घर वापस जाने का सोच लिया था। अलमारी से कपड़े निकालते हुए मैंने एक सफ़ेद लिफाफा देखा। ना चाहते हुए भी मैंने वे उठा लिया। वे किसी अस्पताल का था, शायद मेरी ही रिपोर्ट हो। यही सोचकर मैंने वे खोल लिया, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरे कदमों तले से ज़मीन निकलती गई। वह पूरी रिपोर्ट्स अनिल की थी। उसे ब्रेन ट्यूमर था। यह हकीकत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं ज़मीन पर गिर गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मैं भागती हुई अनिल के पीछे स्टडी रूम में गई और फिर एक और झटका लगा। उसके स्टडी रूम में हर तरफ मेरी ही तस्वीरें लगी हुई थी, और वे सारी उन मौक़ों की थी जब वे मुझे फूल भेजा करते थे। उसका मतलब ये था कि वे फूल भेजने वाला अनिल ही था। ये जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। सामने जाकर उसकी रिपोर्ट रख दी तो वे चौंक पड़ा। मैंने रोते हुए पूछा कि ये सब क्या है? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? उसने शर्मिंदगी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, मुझे तुम अच्छी लगती थी, मैं ही तुम्हें वे फूल भेजा करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए रिश्ता भिजवा दिया। मगर बाद में मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसका इलाज हो सकता था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी शादी से पहले मेरा इलाज हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने कहा कि अभी 2 महीने और इलाज में लगेंगे। इसलिए मैं बेहोशी वाला तेज़ परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था ताकि तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ। खुद मैं उसी वक्त नहा लेता और असर ख़त्म हो जाता। मैं चाहता था कि पूरी तरह से मैं सेहतमंद हो जाऊं, फिर ही तुम्हें ये सब बताऊं। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं सेहतमंद ना हुआ तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा ताकि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। वह लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त
और मेरे दोस्त की पत्नी है और डॉक्टर भी है। मेरा इलाज उसके अस्पताल में हो रहा है और वही कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुमने हमें उस दिन लंच करते हुए देख लिया था। उसी दिन मेरा दोस्त भी हमारे साथ ही था। रास्ते में उसे ज़रूरी काम पड़ गया था तो वह कहने लगा कि तुम लोग जाकर खाना खा लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तुम उसी वक्त हमें देखकर वापस चली गई और जाने क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति की ज़ुबानी ये सारी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई कि वे कितने अच्छे थे। किसी दूसरी को तकलीफ से बचाकर खुद अकेले दुख सह रहे थे। उन्होंने किसी को भी नहीं पता चलने दिया कि वे कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगे। अगर ना भी ठीक हुए तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ भी दूंगी। अनिल ने मुझे थैंक्स कहा और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं कितना गलत सोचती रही उसके बारे में। मैंने खुद उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद अनिल की सर्जरी हुई और उसका ट्यूमर ठीक हो गया। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम आते रहते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।